हेलो बच्चों। तो सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ जी। होप कि आप सब बढ़िया ही हैं। बच्चे हमेशा बढ़िया ही होते हैं, उनको कोई दिक्कत होती नहीं है पढ़ाई के अलावा। तो आज हम पढ़ाई वाली चीज़ फिर लेके आए हैं, थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत हो जाए उसके लिए। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2 में ये देखने जाएंगे बेटा, सर्किट थ्योरी। टॉपिक का नाम तुमने देख लिया होगा, सर्किट थ्योरी। अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने जो देखा कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, एसी के क्या एडवांटेज है और डीसी से क्यों बेहतर एसी को माना गया, एसी का ट्रांसमिशन क्यों इजी था। फिर एसी सर्किट के बारे में अगर हम एसी करंट को और वोल्टेज को एनालिसिस करने जाएं तो हमने जो वोल्टेज और करंट एनालिसिस किया था वो किसी डायनेमो का आउटपुट दिया था, यानी कि साइनोसॉइडल सिग्नल आपने लिया था। एसी को आपने ये कहा था कि सर ये टाइम वेयरिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है टाइम के साथ एसी सिग्नल या एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। जरूरी नहीं अल्टरनेटिंग करंट हमेशा साइनोसॉइडल हो। हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था कि वो ट्रायंगुलर वेव हो सकती है, रेक्टेंगुलर वेव हो सकती है, किसी भी टाइप की वेव्स हो सकती है, बस उसमें मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए, दूसरी बार डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, तो वो एसी करंट है। इसका लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है, अगर वो देखेगा तो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 देख लो और फिर यहां पर आओ। हमने वहां पर आरएमएस करंट की बात करी थी, हमने वहां पे एवरेज करंट की बात करी थी, हमने वहां पे मीन करंट की बात करी थी, वहां पे हमने पीक करंट की बात करी थी कि पीक वोल्टेज, पीक करंट, वी आरएमएस, आई आरएमएस क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, किसी एक साइकिल के लिए क्या होता है, हाफ साइकिल के लिए क्या होता है। क्योंकि एसी सिग्नल कैसे चलता है बच्चों, जो डायनेमो का आउटपुट हो वो ऐसा चलता है। ये जो वैल्यू थी, जो मैक्स वैल्यू थी, इसको आपने पीक करंट कहा था। अगर ये आई वर्सेस टी ग्राफ है तो ये पीक वैल्यू होती थी। यहां से यहां तक आप जो वैल्यू निकालते हैं, जो भी करंट की वैल्यू, उसको आई एवरेज कहते थे, जो फुल साइकिल के लिए 0 आती थी। जितना पॉजिटिव आता था उतना ही नेगेटिव आता था। फिर एक और चीज हमने निकाली थी, आई आरएमएस, जो की थी आई नॉट रूट टू। अरे आरएमएस वैल्यू हमने बहुत अच्छे से आपको निकालना सिखाया था, जिसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू से ही तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितना करंट है और कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। इसका हमने एक रिलेशन भी देखा था, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर हार्ट आर टी, जहां पे जो आई है वो आरएमएस है, यानी कि आरएमएस करंट डीसी करंट के इक्विवेलेंट है। अगर किसी सर्किट में से 1 एम्पियर का डीसी करंट फ्लो कराया जाए, वो जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, वही सर्किट अगर 1 एम्पियर का आरएमएस करंट उसमें से फ्लो करा दिया जाए तो सेम अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आरएमएस करंट इक्विवेलेंट टू डीसी करंट कहा जाता है। आरएमएस करंट को हम इक्विवेलेंट टू डीसी करंट कहता है। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वाला वीडियो देखें। आज हम बात करेंगे सर्किट थ्योरी के ऊपर। सर्किट थ्योरी क्या होता है? देखो बेटा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि फेजर डायग्राम क्या है। सर्किट थ्योरी यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में अलग अलग टाइप के सर्किट बनाने वाले हैं। सर्किट में जो मेनली 3 कंपोनेंट लगाए जाएंगे बेटा, हम पहले बात करेंगे रजिस्टर अगर लगा हो सिर्फ सर्किट में तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि अगर किसी ने कैपेसिटर लगा दिया तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होगा। और फिर हम देखेंगे किसी ने अगर इंडक्टर लगा दिया तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होगा। वोल्टेज लीड करेगा, करंट लीड करेगा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, अपोजिट फेज में होंगे, लीड करेगा तो किस एंगल से लीड करेगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि रजिस्टर तो बड़ा सीधा प्राणी है, जिंदगी में ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सीधा सा प्राणी है। इसने कहा वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम सेम टाइम पे हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपेसिटर ने बात ऐसी नहीं कही, इंडक्टर ने इससे अपोजिट बात कही। इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों ने वोल्टेज और करंट को एक साथ मैक्सिमम होने से मना कर दिया। इसने कहा मैं तुझे मैक्सिमम नहीं होने दूंगा। अब ये हम देखेंगे जब स्टडी करने जाएंगे कि कैपेसिटर किसको पहले मैक्सिमम होने देता है, करंट को या वोल्टेज को। इंडक्टर किसको पहले मैक्सिमम होने देता है, वोल्टेज को या करंट को। और जो रजिस्टर है वो तो सीधा इंसान, उसने तो कहा चलो चलो दोनों एक साथ मैक्सिमम हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरीके से जब सर्किट में प्योर रजिस्टर लगा हो
तब क्या कहानी बनेगी वो देखेंगे। जब प्योर रजिस्टर लगा हो तब क्या कहानी होगी, जब प्योर कैपेसिटर हो तब क्या कहानी होगी, और जब आपके पास प्योर इंडक्टर हो तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा वो हम देखते जाएंगे। प्योर इंडक्टर है तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा जिसको हम इंपीडेंस कहेंगे, यहां पर कितना रेजिस्टेंस होगा उसको भी इंपीडेंस कहेंगे। यानी कि बच्चों बारी आ गई है सर्किट्स पढ़ने की। आरसी सर्किट पढ़ेंगे, आरएल पर से सर्किट पढ़ेंगे, आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे, सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे, एलआर सर्किट पढ़ेंगे। सारे सर्किट धीरे 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 आते जाएंगे। सबसे बुनियादी जो है वो ये तीन है। अगर इन तीनों को ठीक से स्टडी कर लिया तो दैट्स इजी, तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगे। सर कैसे स्टडी करेंगे भाई, एक व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आने पे वाला है यहां पर जिसका नाम है फेजर डायग्राम, जिसका नाम है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या बताएगा, फेजर डायग्राम आपको एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है जो बच्चों तुम्हें यह बताएगा कि वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, साथ साथ उन दोनों के बीच में, साथ साथ उन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। देखो उसका नाम ही है फेजर, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। इसका नाम एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जिसकी मदद से, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जिसकी मदद से आप लोग बेटा वोल्टेज और करंट के बीच में या किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रोटेटिंग वेक्टर की मदद से, ये रोटेट हो रहा है मान लो थीटा, इसका जो एंगुलर 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 वेलोसिटी है थीटा से रोटेट हुआ, इट्स ओमेगा टी। ये रोटेटिंग वेक्टर है। एनी टाइम अगर ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस समय इसकी जो वैल्यू है दैट इज वी नॉट अ साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी कि ये जो वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू बताता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू। ओके, अगर यहां पे करंट हो, ये रहा मान लो सपोज आई, एरो मैंने यहां पर बनाया, तो ये जो वैल्यू है ये करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई इसकी जो लेंथ है ना वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताती है, इसकी लेंथ है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताती है। साथ साथ में एक रोटेटिंग वेक्टर है जिससे थीटा की मदद से तुम ये बता सकते हो कि वोल्टेज लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है। फेजर इज अ वेक्टर व्हिच रोटेट अबाउट द ओरिजिन एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट जो होते हैं उसके कौन होते हैं भाई साहब, एक होता है वोल्टेज और एक होता है करंट, एक होता है वोल्टेज और एक करंट। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहला सर्किट, अगर सर्किट में प्योर रजिस्टर लगा दिया जाए, रजिस्टर के बारे में आपने बच्चों कब पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था कि इससे पहले पढ़ा था, कब पढ़ा था, बचपन में या इससे पहले? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। चलो आ जाओ, सर्किट बनाइए, सर्किट में एक रजिस्टर लगाइए, बहुत खूबसूरत सा रजिस्टर आपने लगा दिया, एक बैटरी लगा दीजिए, बैटरी नहीं बैटरी नहीं, एक ऐसी सोर्स लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे, कुछ इस तरीके से आपका सर्किट दिखेगा। यह है स्विच, यह है बैटरी का कोई सा सोर्स जिसका वोल्टेज है साइनोसॉइडल वोल्टेज साइन ऑफ ओमेगा टी, किसी जनरेटर का आउटपुट है जो इसके ऊपर दे दिया, यह रेजिस्टेंस आपके पास आ, ये रहा आपका करंट सर्किट के अंदर दौड़ने लगा। जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा, जैसे ही स्विच को क्लोज किया सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से शुरुआत करें, इसके वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन लिखने के लिए हम किसके पास जाएंगे, केवीएल के पास, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से वोल्टेज की इक्वेशन लिखो। देखो बच्चों यहां पे वोल्टेज कितना, सर वी। ये बताओ कि जब करंट इधर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा कि वोल्टेज को बढ़ाएगा, वोल्टेज को ड्राइव करेगा कि वोल्टेज को बढ़ाएगा। जब करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं बच्चों, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। कितना ड्रॉप करेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, लेट्स से इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, तो आई आर वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। वी माइनस आई आर इक्वल टू 0। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ याद करो, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप एंड अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू 0।
अरे यार, समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो। अरे इसके पास खाना कितना है, v, तो ये खाएगा कितना, आई आर, तो v माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, v माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर। ओके, v इज इक्वल टू आई आर। v जो है वो v नहीं है, वो क्या है, v तो सर v नॉट साइन ओमेगा टी है, एक साइनसोलॉइडल इनपुट है, इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू पता करो, आई इज इक्वल टू सर वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, मैंने आई निकाला, आई इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ओ हो वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज द करंट, उसको आई मैक्स कह दो। तो आई मेरे पास जो आया दैट विल बी, इसको स्मॉल बना देते हैं, दैट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके पास इक्वेशन आ गई करंट की, आपके पास इक्वेशन दी वोल्टेज की, आपके पास आ गया करंट। एक और चीज पता चली, आई नॉट किसकी जगह पर लिखा आपने, वी नॉट अपॉन आर, यानी कि आपसे आर कोई पूछे तो उसको क्या बताओगे बेटा, वी नॉट अपॉन आई नॉट, वेर आर इज दी रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिसकी वैल्यू किसे मेजर करते हैं, ओम में। अब जरा ध्यान से देख बेटा, फेज डिफरेंस फेजर डायग्राम बनाने अगर तू जाएगा, वोल्टेज के इक्वेशन में वी नॉट साइन होगा टी, करंट के इक्वेशन में आई नॉट साइन होगा टी, यहां पर भी साइन होगा टी, यहां पर भी साइन होगा टी, यानी कि देखा जाए तो इसके वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कहूं ना कि फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस इन केस ऑफ रेजिस्टेंस जीरो है। अरे फेजर डायग्राम बनाओ बच्चों, फेजर डायग्राम बनाओ, इधर बना दीजिए, वोल्टेज को कहीं पर भी बना दो, चलो मैं यहां बना देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। ये मैंने वोल्टेज बनाया, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है सेम डायरेक्शन में करंट है, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। यहां पर फेज डिफरेंस आपका कितना है, फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, फेज डिफरेंस जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा सेम टाइम पर तुम्हारा करंट भी मैक्सिमम होगा, जिस टाइम पर तुम्हारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा सेम टाइम पर तेरा करंट भी मैक्सिमम होगा, आया ना। अगर इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है तो ऐसा बना ले, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। मैं काम करता हूं, वोल्टेज को यहां लिखता हूं वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट को भी सेम आपको लिखना है आगे की तरफ, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये है करंट की, ये है वोल्टेज की, दोनों जो है वो ओमेगा टी ऊपर है। वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कि वोल्टेज जिस टाइम पर मैक्सिमम है करंट भी उसी टाइम पर मैक्सिमम है। इसको और अच्छे से क्लियर करेगा इसका वेव डायग्राम, इसका वेव फॉर्म बनाओ बच्चों, इसका वेव फॉर्म देखो, इसका वेव फॉर्म देखो, छोटा सा बना देते हैं। वेव फॉर्म में क्या चीजें बनाएंगे, दो चीजें बनाएंगे, एक तो वोल्टेज, तो वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि वोल्टेज के लिए तो आपका वही साइन फंक्शन, ये है वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। करंट को देख, करंट सर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक बात जरा ध्यान से सुन, अगर मैं यहां से करंट को देखना चाहता तो करंट क्या होता, वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, और ले आई इज इक्वल टू क्या आया, इधर से देख ले, आई इज इक्वल टू क्या आया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी तो क्या था, वोल्टेज था, वोल्टेज में कुछ ना कुछ कम, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज था, वोल्टेज में कुछ ना कुछ कम। अरे आर से डिवाइड हो रहा था, वैल्यू थोड़ी छोटी नहीं आएगी, करंट की वेवफॉर्म थोड़ी सी छोटी, लेकिन फेज डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस नहीं बनाओगे, फेज डिफरेंस नहीं बनाओगे। जिस टाइम पर वोल्टेज जीरो है उस टाइम पर करंट भी जीरो, जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम है उस टाइम पर करंट भी मैक्सिमम,
जिस टाइम पर वोल्टेज मिनिमम है उस टाइम पर करंट भी मिनिमम, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दैट डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंट दी आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, वी नॉट अपॉन आर। यार यहीं से पता चल रहा है आई नॉट क्या है, वी नॉट अपॉन आर। ये वेवफॉर्म मैंने नीचे क्यों बनाई थोड़ी सी बच्चों, क्योंकि वो वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, तो वो वेवफॉर्म थोड़ी सी मैंने छोटी बनाई। और ध्यान देने वाली बात जो ये है कि वोल्टेज और करंट सेम टाइम पर मैक्स होते हैं, सेम टाइम पर मीन होते हैं। यहां पे देख, जब t इज इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे जीरो रख, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो वोल्टेज जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे करंट भी जीरो, देखो जीरो है। यहां पर आ जा, t इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रख कुछ ना कुछ, यहां पर जो वैल्यू रखेगा और जितना तेरा v कैलकुलेटर होगा सेम, अगर तू आई नॉट के अंदर भी वैल्यू रखेगा, आई के अंदर वैल्यू रखेगा, तो वो वैसी वैल्यू बताएगी जैसे करंट की थी। सेम नहीं बताएगी लेकिन मैक्सिमम बताएगी। अरे नहीं आया, आ गया क्या? वैसे समझना और आसान था, क्यों? क्योंकि आपका रजिस्टर एक कैसी डिवाइस है बेटा, ये कोई चार्ज को, कुछ एनर्जी को किसी को स्टोर नहीं करती, और अगर ये स्टोर नहीं करती तो ना इसके अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी लैगिंग और लीडिंग नहीं होगी। रजिस्टर सिंपल टाइप का रजिस्टर है, ओमिक रेजिस्टेंस है, सिंपल है, कोई स्टोरेज नहीं करता। ये जो लीड और लैग का कॉन्सेप्ट है, ये कौन पैदा करेगा? ये वो डिवाइसेस पैदा करेगी जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकती है, जो कि एनर्जी को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। आई बात समझ में? तो पहले हमने क्या कहा, वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। वोल्टेज की इक्वेशन के बाद, वोल्टेज की इक्वेशन V माइनस आई आर, मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज किया, यहां से मैंने करंट पता किया, करंट को फिर मैंने लिखा, करंट आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे यहां पर भी साइन ओमेगा टी फट से देख लिया, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस जीरो। तो फेजर डायग्राम में जिधर वोल्टेज है उधर ही मैंने बनाया करंट को, जिधर वोल्टेज उधर ही मैंने बनाया करंट को, इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं। यहाँ पे एक और चीज मुझे पता चली, रेजिस्टेंस, ये तो मुझे पहले भी था, V अपॉन आई, लेकिन V नॉट कौन सी वैल्यू है? पिक वैल्यू, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये क्या है? पिक वैल्यू ऑफ करंट। आया क्या? अरे आ गया, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार। ऐसे ही बस तो बढ़िया बढ़िया तुमको आते रहेगा ना। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले वाले टारगेट के पास। अगला टारगेट किसको निपटाया जाए? नोट कर लेना बेटा, नोट कर लेना, क्योंकि जो चीज आंखों के सामने है वो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आंखों से दूर चली जाएगी तब तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। नोट कर लेना बच्चों। चलो चलो, क्या करें? प्योर इंडक्टर, इंडक्टर को घुसा देते हैं अब थोड़ा सा भाई साहब। इंडक्टर आया कि जिंदगी में टेंशन आया, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है भाई साहब। एनर्जी स्टोर करेगा तो कोई ना कोई गेम जरूर करेगा, एनर्जी स्टोर करता है। अरे किसी बच्चे को बताए किस फॉर्म में स्टोर करता है इंडक्टर एनर्जी को? एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर। अरे पढ़ा है क्या? ओके आ जाओ, नहीं पढ़ा तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो बता रहे हैं इतना जरूर तुम्हें आना चाहिए। ये लो आपका इंडक्टर, मस्त सुंदर सा, एक ऐसी सोर्स कनेक्ट कर दिया जाए बढ़िया सा, एक स्विच लगा दिया जाए और स्विच को चालू कर दिया जाए। अभी नहीं सर, करंट लग जाएगा, ठीक है थोड़ी देर बाद चालू करेंगे। यहाँ पे ये इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, आपने जो वोल्टेज लगाया है वो वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी। अब बच्चों इंडक्टर के बारे में फेराडे को जरूर याद रखना है यार, जैसे आप कैपेसिटर के बारे में ओम को लो याद रखते हो, इंडक्टर के बारे में फेराडे को याद रखो। इंडक्टर क्या करता है कि जैसे आप वेरिंग करंट देते हो, इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होता है वो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फेराडे कहते हैं कि इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका अपोज करेगा जिससे वो पैदा हुआ है। बाप बेटे वाला रिश्ता, बाप बेटे वाला रिश्ता। बाप कहता है कि नहीं नहीं ऐसा करो, तो बेटा बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो बिल्कुल जब वेरिंग करंट इंडक्टर के अंदर जाएगा तो इंडक्टर तब रोल प्ले करेगा। और बच्चों इंडक्टर के लिए कब इंडक्टर काम करता है? जब इसके अंदर वेरिंग करंट दिया जाए। वेरिंग करंट दिया
करंट में चेंज तो फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो एक तरीके का इसका अपोज करेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव तो होगा, वो अगर ये चाहेगा कि करंट को इधर घुमाओ तो ये भाई साहब चाहेगा नहीं नहीं करंट को उल्टा घुमाओ, करंट को उल्टा घुमाओ, ये उल्टा करना चाहेगा। इसका काम ही होगा उसको उसका अपोज करना जिससे प्रोड्यूस हुआ है। अगर करंट बढ़ रहा होगा तो ये कहेगा करंट कम हो, अगर करंट कम हो रहा होगा तो ये कहेगा करंट बढ़ जा। अब करंट बढ़ जा मतलब करंट बोलने से थोड़ी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, ये करंट के डायरेक्शन में एक और करंट फ्लो करा देगा। अरे आया क्या, चलो वही बात वहीं से शुरुआत करेंगे। सर कहां से वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं, इसकी वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, इसकी वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं। तो बताओ इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। लेट्स से हमने कहा कि VL, हमने कहा VL एनर्जी स्टोर करता है, इसको इधर लिख देंगे, एनर्जी स्टोर करता है। VL इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बच्चों, सर ये होता है LDI/dt, LDI/dt। कहां से आया बेटा, जब तुम इंडक्टर के बारे में पढ़ोगे वहां तुम्हें पता चलेगा कि इंडक्टर कितना बैक ईएमएफ, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा बच्चों। इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। कितना करेगा, LDI/dt। L क्या है, इंडक्टेंस, DI/dt क्या है, चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। फिर से वही बात, यहां पे देने वाला कौन है, ये लेने वाला कौन है, ये बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहेगा, देने वाला बड़ा है लेने वाला छोटा है, माइनस V-L/DI/dt इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि इस सर्किट में इसके अलावा और तो कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर और कुछ लगा होता तो हम उसका वोल्टेज भी लिखते, आगे चल के आएगा, कोई RC सर्किट आ जाए, कोई LR सर्किट आ जाए, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ प्योर इंडक्टर है। कौन है, प्योर इंडक्टर है। तो इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज LDI/dt और आपने अप्लाई किया दिस, तो इसको ऐसा लिखा जाए LDI/dt माइनस उधर जाएगा प्लस V/L। थोड़ा सा समझो बच्चों, V/L इज इक्वल टू DI/dt, V/L इज इक्वल टू DI/dt। और सुनो, V/L dt DI, हो वोल्टेज जो लगाया वो कितना लगाया, V0 sin ओमेगा t। बहुत अच्छे, यहां पे लिखो V0 sin ओमेगा t बाय L और इसका कर दो dt, इधर आएगा आपका DI। अगर आपको करंट चाहिए, अगर आपको करंट चाहिए तो क्या करे बच्चों, सर एक ही चीज तो मदद करती, इंटीग्रेशन। अगर आपको DI से I चाहिए तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो तो दैट बिकम्स I, ये बनेगा I। V0/L का तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों, लेकिन साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन जरूर हो सकता है, और ये आप बताएंगे। और ये तुम बताओगे साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन का डिफरेंशिएशन याद करो कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन याद करो कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। और भाई साहब ये जो ओमेगा टी है इसको एक बार और करना पड़ेगा, तो ये आएगा मेरे पास ओमेगा। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया V0 में ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, V0 ओमेगा एल माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। ऐसा सर फिर ऐसा तुम्हारा करंट आया है। अब करंट यहां पर कॉस के टर्म में आ गया, हमने वोल्टेज को लिया था साइन के टर्म में, हम चाहते हैं कि इसको भी साइन के टर्म में लिखा जाए, इसको भी साइन के टर्म में लिखा जाए। तो कैसे लिखोगे बच्चों, कैसे लिखोगे, सोचो जरा। I इज इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा एल, V0 अपॉन ओमेगा एल। जरा ध्यान से सुन, ये किसकी जगह पर है, आपकी इक्वेशन क्या होती है, आपकी इक्वेशन करंट की अगर होती तो वो होती I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, जो भी।
ये साइन कॉस ओमेगा टी तो बाद का मैटर है। यहां पर जो है आई नॉट है, यानी कि सर ये जो वैल्यू लिखी है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये बेटा मैं लिखने वाला हूं आई नॉट। इसको थोड़ा साइड में लिख लो। मैंने लिखा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओ हो, यहां से एक और चीज पता चली, ओमेगा वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल। वी नॉट अपॉन आई नॉट जस्ट रेजिस्टेंस के जैसा है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, पर इसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसने लगाया? इंडक्टर ने, इसलिए इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। चलो ये बात भी पता चल गई कि यहां पर सर जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर या एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता जैसे पहले होता था। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, दैट आर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ जरा, करंट की इक्वेशन अभी भी हमारी रुकी हुई है, माइनस ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखा जाए बेटा, कैसे लिखा जाए सोचो। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, माइनस को बाहर रहने दो, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। सोचो जरा मैंने ऐसा क्यों लिखा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये साइन, लेकिन साइन बन जाएगा कॉस, तो ये मेरे पास साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अगेन मेरे पास क्या आएगा बच्चे, कॉस ओमेगा टी, लेकिन माइनस का। अब जरा सुन, ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा है 2 माइनस ओमेगा टी कॉस पाई बाई 2 कॉस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस। अब आया ना बात समझ में कि माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा को बच्चों आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। हाँ, साइन को लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये माइनस साइन को उसको अंदर भेजो, ये माइनस मल्टीप्लाई में था इसके साथ, यहां पे बीच में माइनस का साइन थोड़ी है, ये इसका साइन है मल्टीप्लाई वाला। कोई बच्चा नहीं तो इसको अलग मल्टीप्लाई, ये इसका साइन है माइनस, तो हमने लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये लो आपके पास आई करंट की इक्वेशन। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आपने इसको पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी क्यों लिखा, आप तो इसको पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते थे। हाँ बच्चा, मैं इसको लिख सकता था कि साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन बाहर माइनस साइन है और जब ये माइनस अंदर जाता तो बच्चे इसको भी माइनस करता और इसको भी माइनस करता, और ये जो क्वांटिटी है इसको नेगेटिव नहीं होने देना है आपको, इसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इसको नेगेटिव नहीं लेना है। इसको नेगेटिव नहीं लेना है तो इसको आपको पॉजिटिव लिखना होगा। इसको पॉजिटिव लिखने के लिए इसको ऑलरेडी मैंने नेगेटिव लिख दिया, अगर इसको नेगेटिव लिख दिया तो ये नेगेटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव लिखेगा, तो ये बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया है। अब जरा ध्यान से वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को निहार, अच्छे से निहार जरा, तुझे फेज डिफरेंस नजर आएगा बेटा, तुझे फेज डिफरेंस नजर आएगा। वोल्टेज जो था सर वो था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट है सर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 यानी कि पीछे रह गया, करंट पीछे है वोल्टेज से, कितना, पाई बाई 2। यहां पर ध्यान से देखना बेटा, एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और एक इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
अगर इन दोनों को तो लिखा है ना, इसका फेज और इसका फेज, दोनों का फेज देख, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी में से कुछ और कम, यानी कि करंट जो है वो लैग कर रहा है। लैग है किससे? पाई बाय 2 से। करंट पीछे है, या ये कहो कि वोल्टेज आगे है। यहाँ पे वोल्टेज क्या करता है बेटा? वोल्टेज इज लीड करंट बाय पाई बाय 2 डिग्री, लीड बाय 90 डिग्री। काम की बात सुन, तेरा जो वोल्टेज है बच्चे, वो 90 डिग्री लीड कर रहा है। वोल्टेज इज लीड करंट। तेरा जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे है। नहीं आया सर समझ में? तेरा जो वोल्टेज वो करंट से 90 डिग्री आगे है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, करंट उसके 90 डिग्री बाद मैक्सिमम होगा। वोल्टेज पहले मैक्स हो जाएगा, करंट बाद में मैक्स होगा। वोल्टेज पहले जीरो हो जाएगा, करंट बाद में जीरो होगा। जरा वेव फॉर्म बनाएंगे। जब तक के लिए इतनी कहानी नोट करें। एक और चीज हमें यहां से जो पता चली वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको ऐसा भी लिख लेना बच्चों, ये ओमेगा को लिखा जाता है 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ, एफ इज दी फ्रीक्वेंसी। यहां पर ये भी रेजिस्टेंस जरूर लगाता है, पर उस रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टेंस नहीं है, उसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओ है ओमेगा एल के बराबर, यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रिएक्टेंस का हो, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फॉर डीसी सिग्नल, फॉर डीसी, अगर आप एसी की जगह डीसी देते तो डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो एफ 0, तो एफ 0 तो एक्सएल 0, एक्सएल 0 तो हो रेजिस्टेंस 0। भाई डीसी करंट इंडक्टर में दोगे तो इंडक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडक्टर कोई भी उसमें रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा, डीसी को डायरेक्ट पास करता रहेगा, डीसी को पास करता रहेगा। कुछ बच्चे याद करते हैं डीसी को पास कर देता है, एसी को ब्लॉक कर देता है। एसी को कौन ब्लॉक करता है? सर कैपेसिटर एसी को पास कर देता है, और ये डीसी को पास कर देता है। तो डीसी को पास नहीं करता, डीसी के लिए उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है। नोट कर लिया? तो हमने कहा भाई वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री से करंट से, वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री से करंट से। आ जाओ बच्चों, इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, बहुत सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे इसका। चलिए, वेव फॉर्म वेव फॉर्म देखो कैसे बनेगी वेव फॉर्म। वही बात, वेव फॉर्म बनाने से पहले क्यों ना सर फेजर डायग्राम बना लो। ओके, फेजर बना ले तो थोड़ा और वेव फॉर्म बनाने में मजा आएगा। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? चलो बनाओ। वोल्टेज ये रहा, वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी। यहां से 90 डिग्री करंट को पीछे बताना है, तो उसका 90 डिग्री कहां होगा? इधर कहीं। ये लो करंट I इज इक्वल टू आई नॉट क्या लिखा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये लो तुम्हारा करंट 90 डिग्री पीछे है बच्चों, 90 डिग्री पीछे है। वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है? 90 डिग्री। या वोल्टेज लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है? 90 डिग्री। कितना लीड कर रहा है? 90 डिग्री। बहुत अच्छे। वेवफॉर्म बताओ सर इसकी। वेवफॉर्म देखो बच्चों, वेवफॉर्म कैसे बनेगी? पहले वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाइए, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको। वोल्टेज, दिस इज द मैक्स वैल्यू V नॉट,
और इंस्टेंटेनियस वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज है आपका, ठीक है। करंट को देखो, करंट हमारा पास क्या आया था, करंट हमारे पास आया था I इज इक्वल टू ओमेगा एल। I इज इक्वल टू आई नॉट, या आई नॉट की जगह हम लिख दें, ये हमारे पास आया था ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। ये हमारे पास करंट आया था। करंट जो भी था, ऊपर वोल्टेज है, वोल्टेज थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, या इसको आई नॉट लिखो, आई नॉट, ठीक है। वोल्टेज को क्या, करंट को क्या करना है बेटा, लैग करना है, करंट को पीछे करना है, करंट को पीछे करना है। कितना पीछे करना है, वोल्टेज को आगे बढ़ाना है, करंट को पीछे करना है। तो सुन, जब वोल्टेज जीरो है, करंट उस समय हो सकता है कि मैक्सिमम रहा हो। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, करंट उस समय हो गया जीरो। जब वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम, इसका साइन वाला ग्राफ बना। जब वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। जब वोल्टेज जीरो, करंट नेगेटिव में मैक्सिमम। जब वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम, करंट जीरो। जब वोल्टेज जीरो, फिर करंट मैक्सिमम। ऐसा चलता जाएगा भाई। ग्राफ तो साइन का ही बनेगा ना, ग्राफ तो साइन का ही बनेगा। यहां तक बना लो, ये लो, ये आपका करंट मैक्सिमम, ये आपका वोल्टेज मिनिमम। अब जरा ध्यान से सुन, 0 डिग्री पर वोल्टेज जीरो था, करंट मैक्सिमम था। 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर वोल्टेज मैक्सिमम था। करंट को मैक्सिमम होने के लिए पाई बाय 2, करंट बाद में मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो गया था। वोल्टेज को एक तरीके से करंट फॉलो कर रहा है, दिख रहा है, वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो उसको फॉलो कौन कर रहा होगा, करंट कर रहा होगा। वोल्टेज लीड कर रहा है तो उसको फॉलो कौन कर रहा होगा, करंट कर रहा होगा। ये वाली जो वैल्यू है, ये आपको रिप्रेजेंट करती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये है इसकी वेव फॉर्म। साइन का ग्राफ ही बनेगा, बस पाई बाय 2 पीछे कर दो, साइन का ग्राफ ही बनेगा, पाई बाय 2 पीछे कर दो। अरे इसको काट दो, पाई बाय 2 पीछे शिफ्ट कर दो, इसको काट दो, ये 0 होगा, यहाँ पे कौन होगा, पाई बाय 2 होगा, ये पाई होगा, ये 3 पाई बाय 2 होगा, ये 2 पाई होगा। देख लो जरा, पाई बाय 2 का शिफ्ट है दोनों के बीच में, पाई बाय 2 का शिफ्ट है दोनों के बीच में। ओके, ओके, चलिए आ जाए, आ जाए, हटा दे, चलो सर हटा देते हैं, हटा दिया जाए। हो एक बाई शाप और बचे आपके, जिसका नाम है कैपेसिटर। सर्किट के अंदर लगाओ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर भी दुनिया में क्या काम करता है भाई, एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर भी क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करता है। चलिए तो लगाएं सर्किट में प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, कैपेसिटर लगाओ, कैपेसिटर। जूम 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 जूम। वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर से वही साइनोसॉइडल इनपुट। कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज लिख लो वीसी। बहुत बढ़िया। कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज
कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना आता है? वोल्टेज कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना होता है? बोलो। चलो अप्लाई केवीएल। केवीएल अप्लाई करो। V माइनस VC इज इक्वल टू 0। ओहो, कैपेसिटर के बारे में कहानी थोड़ी सी याद करो। कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है, कैपेसिटर में जो 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 चार्ज की बात करो वो V के प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटर में CV, चार्ज इज इक्वल टू CV, चार्ज इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो हमने कहा कि V माइनस यहां पर जो वोल्टेज है वो Q बाय C हमने रखा। C उसकी कैपेसिटी है, Q उसके अंदर चार्ज है, इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू मेरे पास आया Q बाय C। C को जरा इधर भेज देते हैं तो Q इज इक्वल टू आया VC, या CV लिख लो इसको। Q इज इक्वल टू CV, सर डायरेक्ट लिख देते ना, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। अब ध्यान से सुन, तुझे करंट निकालना है, तुझे करंट निकालना है। Q इज इक्वल टू C, V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी। तुझे करंट निकालना है बच्चे। अगर तू करंट निकालना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? चार्ज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, क्योंकि ये होता है करंट। क्या होता है? I इज इक्वल टू सर dQ अपॉन में dt। बहुत अच्छे, ये रहा तेरा Q, इसको डिफ्रेंशिएट कर, d बाय dt ऑफ Q। Q की वैल्यू है C ओमेगा नॉट साइन ओमेगा t। बहुत अच्छे, जो जो बाहर निकल रहा है उन सबको बाहर निकालो। C V नॉट साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन बता बेटा। सर ओमेगा एंड कॉस ओमेगा t। बहुत बढ़िया। एक बात सुन यहां से, ये जो तेरे पास ओमेगा C V नॉट आया है और यहाँ पे जो कॉस ओमेगा t आया है, इस वाले भाई साहब को जरा देख, ये I नॉट के प्लेस पर आ गया। अगर ये I नॉट के प्लेस पे आ गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि I नॉट इज इक्वल टू ओमेगा C V नॉट, और V कैन ऑल्सो राइट एज V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। और V नॉट अपॉन I नॉट, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा होता है रेजिस्टेंस, लेकिन इसका नाम रेजिस्टेंस नहीं, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको आप 1 बाय ओमेगा C से जानेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर जो भी रेजिस्टेंस लगाता है उसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर जो लगाता था उसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर जो लगाएगा उसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा C। ओके सर, तो यहां पे और इक्वेशन बन गई, I इज इक्वल टू I नॉट। अब ये कॉस ओमेगा टी को बच्चों आपको वही काम करना है, फिर से साइन ओमेगा टी के टर्म्स में लिखना है, और ओमेगा टी को नेगेटिव नहीं आने देना है। तो क्या तुम इसको I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2 ऐसा लिख सकते हो? अरे कन्वेंशनल तरीका है यार, ओमेगा टी पहले लिखा जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5/2। अब सुन, साइन 5/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो पॉजिटिव, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ये रही तेरे पास करंट की इक्वेशन, ये रहा तेरा करंट और ये रहा तेरा वोल्टेज। जरा दोनों को ध्यान से दिख, दोनों में तुझे फेज डिफरेंस नजर आएगा। तुझे ये लगेगा, ये दिखेगा, यहां पे साइन ओमेगा टी, यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। करंट जो है, करंट कैपेसिटर में करंट जो है, करंट लीडिंग होता है भाई साहब, करंट लीडिंग एंड वोल्टेज लैगिंग। उल्टा काम हो गया, उल्टा काम हो गया। इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा था, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है? 90 डिग्री से। कितने से लीड कर रहा है? 90 डिग्री से लीड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि करंट पहले मैक्सिमम में हो जाएगा, वोल्टेज 90 डिग्री बाद मैक्सिमम होगा।
पहले मतलब टाइम वाइम मत रख देना। जिस टाइम पर करंट मैक्सिमम है, जिस टाइम पर करंट मैक्सिमम है उस टाइम पर वोल्टेज मिनिमम है, जीरो है। हो सकता है कि जीरो है, मिनिमम नहीं, लेकिन उसके 90 डिग्री बाद करंट को फॉलो कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज किसको फॉलो कर रहा है? करंट को फॉलो कर रहा है। फेजर डायग्राम बनाओ सर, ऐसा नहीं आ रहा है। ले बेटा फेजर डायग्राम बना देते हैं तेरे लिए। फेजर डायग्राम तुझे ये ले, क्या बनाएगा? एक तरफ बना तेरा वोल्टेज, कहीं पर भी बना ले, ये लो यहां बना दू, इधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहां मत बनाओ, हर बार तो तुम यहां बनाते यार। ले और तो रो मत यार बच्चे। फेजर डायग्राम, चलिए तो वोल्टेज ये रहा आपका V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ये रहा तुम्हारा वोल्टेज। एक बार हम फोन को देख लें, पता चले कि हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं। ओहो ओके। अब बना तेरा करंट, और करंट को करा दे लीड कितने से? 90 डिग्री से। 90 डिग्री का लीड यानी कि ऐसा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज I and this is I naught of sine of omega t plus pi by 2. नब्बे डिग्री करंट इज लीड बाय 90 डिग्री। करंट पहले मैक्सिमम होगा, वोल्टेज बाद में मैक्सिमम होगा। करंट पहले मैक्सिमम होगा, वोल्टेज बाद में मैक्सिमम होगा। आ गया? ओके चलो एक और चीज बता देते हैं हम आपको, वेवफॉर्म। एक और चीज यहां पे देख ले, इधर वेवफॉर्म के पहले बच्चे इधर देख, ये क्या लिख सकता है? एक्स ऑफ सी को क्या लिख सकता है? 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई एफ सी। एफ क्या? फ्रीक्वेंसी। सुन सुन सुन, अगर डीसी करंट दिया तो फ्रीक्वेंसी जीरो। अगर डीसी दिया तो फ्रीक्वेंसी जीरो। 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट लगेगा जब डीसी दे दिया। यही तो रीजन है कि डीसी को कैपेसिटर पास ही नहीं होने देता। फॉर डीसी करंट एफ इज इक्वल टू जीरो। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो, तो कैपेसिटर कितना इंपिडेंस कितना रिएक्टेंस लगाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक तरीके से विरोधी है। कितना लगाएगा? इनफाइनाइट लगाएगा। तो डीसी की औकात नहीं कि इसको ब्लॉक कर ले। तो डीसी को कैपेसिटर पास नहीं करता, कैपेसिटर एसी को पास कर सकता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। आगे जब फिल्टर वगैरह में यूज होता है बेटा, डीसी कंपोनेंट हटाने के लिए कैपेसिटर लगा देते हैं। ओके, वेवफॉर्म देख, वेवफॉर्म एक लास्ट चीज देख ले, वेवफॉर्म 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 जू 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 वेवफॉर्म बनाएं। सबसे पहले वोल्टेज को ड्रॉ कर लिया जाए, डिजू डिजू। ये रहा आपका वोल्टेज जिसको आप बोलते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों करंट को लीड कराओ तो एक काम करो, जीरो बना लो, पाई बाई 2 बना लो, पाई बना लो, 3 पाई बाई 2 बना लो, 2 पाई बना लो, आसान हो जाएगा। अरे आसान करने के लिए जीरो पर वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम रहा होगा, करंट मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट जीरो हो जाएगा। जब वोल्टेज जीरो होगा करंट नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। करंट नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, इधर वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो होगा, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। वोल्टेज मैक्सिमम होगा, करंट वापस, ऐसी साइकिल चलती जाएगी। दैट इज करंट आई एंड इट्स आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। जरा ध्यान से देख, पाई बाई 2 से तेरा करंट लीड करता जा रहा है। ये है आई, और ये जो मैक्स वैल्यू होती है ना, जो मैक्स वैल्यू इसको बोलते हैं आई नॉट। ये जो मैक्स वैल्यू होती है ना वोल्टेज की जो मैक्स वैल्यू होती है उसको वी नॉट, करंट की मैक्स वैल्यू को आई नॉट। सुन, पहले वोल्टेज बनाया जीरो पे जीरो, पाई बाई 2 पे मैक्स, पाई पे जीरो। उसका अपोजिट देख, करंट जीरो पर मैक्सिमम है,
ये मैक्सिमम 90 डिग्री बाद हुआ, ये 90 डिग्री पहले मैक्सिमम था। आहा, करंट पहले मैक्सिमम था, करंट लीड कर रहा था। करंट लीड कर रहा था, किससे लीड कर रहा था? 90 डिग्री से। अगर इन दोनों का डिफरेंस कोई पूछे तो बच्चे आंख बंद करके बताना। 90 डिग्री कैपेसिटर का जो सी है वो बताता है कि करंट लीड करेगा। बस ये याद कर ले, करंट लीड बाय 90 डिग्री। करंट लीड बाय 90 डिग्री, तो ऑपोजिट तो याद ही रहेगा तुझे। इंडक्टर में करंट वैसे भी लैग करेगा। कौन लीड करेगा? वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और अभी तो बहुत सारे सर्किट आएंगे, अभी तो हमने प्योर सर्किट्स की बात करी है। इसके बाद वाले जो सर्किट आने वाले हैं आरसी, आरएलसी और एलसीआर सर्किट, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में।